हाय, दिस इज देव। और शुरू करते हैं हम अपने अगले वीडियो को। इस बार हम थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते हैं। हम लोग पीछे के 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए जितने भी फिजिक्स के 2021 में टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और क्या करेंगे, इसके साथ कुछ क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को देखकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे के 20 क्वेश्चन में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके साथ सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, फिलहाल एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक पारा है, सॉरी एक थर्मामीटर है जिसमें पारा क्या है, 0 से लेके 100 तक समान दूरी पर अंकित इसमें मार्क्स बने हुए। इसके कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारा थर्मामीटर कहीं इस तरह से दिख रहा है और ऐसे दिखता है। ड्राइंग वैसे मेरी थोड़ी सी खराब है। इसमें क्या है, 0 से लेके 100 तक, यहाँ पर 0 का ही होने वाला है और यहाँ पर 100, इस तरह के खाने बने हुए हैं। अगर जब जब हम इसमें इस थर्मामीटर को बर्फ में डुबोते हैं, मतलब कि बर्फ का तापमान नापते हैं, पिघलती बर्फ में, मतलब कि जब बर्फ जस्ट पिघल ही रही होगी। तो कब पिघलती है, जब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तब इस थर्मामीटर में जो पारा है वो 10वें अंक पर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो 10वां अंक है वो बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। और जब उबलते हुए पानी में डालते हैं तो इसका मतलब वो पानी का उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका 80वां खाने पर होता है ये पारा, जब हम इस उबलते हुए पानी का तापमान नापते हैं। मतलब कि इसका जो 80वां खाना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब हमको क्या बताना है कि अगर किसी चीज का तापमान हम नाप रहे हैं और इस थर्मामीटर में पारा 45वें खाने पे है, तो उस चीज का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, जब हम 10 डिग्री से 10वें खाने से 80वें खाने तक पहुंचे, क्या 10वें खाने से 80वें खाने तक पहुंचे, 10 से हम लोग पहुंचे 10वें खाने से 80वें, मतलब कि अंतर कितना है, 70। 70 खाने बराबर हैं 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसका मतलब एक खाना, एक जो आंकड़ा एक खाना होगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 100/70। 100/70 मतलब कि 10/7। इसका मतलब है कि एक खाने का मान हुआ 10/7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें 45 का निकालना है तो सीधा सा बहुत सिंपल सा, 45 × 10/7, 7, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आना चाहिए, 5। सॉल्व कर ही लेते हैं। 7, ये कितना था हमारा, 45 से निकालना है तो 7 6 42.4, 28 के आसपास। 6.3 × 10 के आसपास आ रहा है। मतलब कि ये कहीं इसमें 10 गुणा करेंगे तो 63 के बाद कुछ होना चाहिए। और उससे मिलता जुलता हमारे पास ऑप्शन एक ही है, तो हमारा ऑप्शन 4 एकदम से सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर पता है तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमें दोनों चीजों, अच्छा एक मजेदार बात मुझे यहाँ से याद आई कि हम लोग पिछले वीडियो में एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने करी थी जो आप लोग में से किसी ने भी नहीं ढूंढ पाई। एक बार जाके जरूर देखिए वहां पर क्या मिस्टेक करी थी। फिर इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उपयोग नहीं किया जा सकता तो सेविंग के लिए, रोशनी के अपवर्तक में, कान के आंतरिक भागों में जांच के लिए, या कार में पीछे के दृश्य के लिए। एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का काम क्या होता है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो एक ऐसा दर्पण, इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव। अच्छा, जैसे ही हमें कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, इसका मतलब ये लाइट हमेशा गुफा में प्रवेश करेगी, तो इस तरह का अवतल दर्पण होने वाला है ना। इसका काम क्या होता है, जब हम अगर यहाँ पर फोकस पे किसी चीज को रखें, अगर हम इसके फोकस पे किसी चीज को रखें तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर फैल जाती है। मतलब कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो बड़ा होकर दिखाई देता है हमको, है ना। तो उन सब जगह जहाँ पर हमको बड़ी चीजें देखनी होती है वहां हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन दिख रहा है कारों को पीछे देखने के लिए। देखिए, जब कोई भी चीज पीछे से आती है, जब हम लोग कार में बैठे होते हैं तो हमें क्या करना होता है,
अगर उत्तल दर्पण को ढंग से देखें तो उत्तल दर्पण की संरचना कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि बहुत सा आने वाली लाइट को इकट्ठा कर सकता है। अगर जो लाइट यहाँ से आ रही है उसको ये यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है। तो ठीक हम क्या करते हैं, कारों में इसी प्रकार के दर्पण को लगाते हैं ताकि बहुत वाइड एरिया को कवर कर सके हम छोटे से मिरर में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक गैल्वेनोमीटर की सीमा 2 एम्पीयर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है और वो अधिकतम 2 एम्पीयर की धारा को नाप सकता है। यदि हम इसको 10 एम्पीयर की रेंज के लिए अमीटर में बदलना चाहे तो कितना शंट हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्चुअल में अमीटर को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है तो इसको अमीटर में बदलने के लिए, मतलब कि इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक शंट लगा देते हैं। क्यों शंट क्यों लगाते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास, इसको डिटेल में समझते हैं, हमारे पास एक बैटरी है इस तरह से, और ये कोई फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है। 2 ओम का प्रतिरोध है। अगर बैटरी भी हमारी 2 वोल्ट की है तो इस प्रतिरोध से धारा कितनी जाएगी, आई बराबर बी अपॉन आर, मतलब कि 2/2 मतलब कि 1 एम्पियर की धारा जाएगी। अब अगर हम क्या करें, इसके पैरेलल में एक और 2 ओम का प्रतिरोध लगा दें, एक और 2 ओम का प्रतिरोध लगा दें, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो हो जाएगा समांतर क्रम में 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 1/r इज इक्वल टू 2/2, मतलब कि r इज इक्वल टू 1। 1 ओम हो गया। इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम हो गया। अब क्या होगा, अब अगर कुल धारा की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V मतलब कि 2 और R मतलब 1, मतलब कि अभी यहाँ से जो धारा जा रही है वो 2 एम्पीयर की धारा जा रही है। ठीक, 2 एम्पीयर की धारा जा रही है। अब मतलब कि धारा का परिसर बढ़ गया। इसका मतलब जब भी हम एक समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध लगाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा ही कम हो जाता है, और अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर भी हमको यही तो करना है कि अभी यहाँ से सिर्फ 2 एम्पीयर की धारा जा सकती है। अब हम ऐसा क्या करें, यहाँ पर कोई प्रतिरोध ऐसा लगा दें कि 10 एम्पीयर की धारा जाने लगे, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है अगर इस तरह का एक सर्किट लगा है, यहाँ कोई बैटरी लगी है, यहाँ कोई कोई बैटरी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर जो जो धारा आई आएगी वो दो दो भागों में बटेगी। एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी। जो यहाँ से जाएगी उसको बोल सकते हैं हम आई जी, और जो यहाँ से जा रही है आई एस। आई जी का मतलब जो गैल्वेनोमीटर से जा रही है, आई एस का मतलब जो संट से जा रही है। तो एक बात हमको पता है कि आई बराबर होगी आई जी प्लस आई एस के। क्यों? क्योंकि ये तो धारा का नियम ही होता है। ठीक है, बन ये नियम होता है कि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होगा। इसका मतलब अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो आई जी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, क्योंकि समांतर क्रम में लगे ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में लगे, और समांतर क्रम में विभव समान होगा, मतलब कि इसके सिरों पर जितना विभवांतर होगा उतना ही इसके सिरों पर विभवांतर होगा। अच्छा, तो अब अगर हम पता करें कि इसमें से धारा कितनी जा रही है, इस वाले सर्किट में धारा कितनी जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे इस सर्किट में जो धारा जा रही है वो I माइनस आई एस बराबर आई जी के हुई, है ना। इसके सिरों पर अगर हम विभवांतर निकालें, तो वो क्या हो सकता है, ये होगा इस वाले, या अगर हम इस सिरे के विभवांतर की बात करें तो वो हो जाएगा आई एस इंटू आर एस, और इसकी बात करेंगे तो वो विभवांतर हो जाएगा आई जी इंटू आर जी। अब हमको पता है कि हमें आर जी, आई जी और आई एस आर एस इनके मान रखने पड़ेंगे। ठीक, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि आई एस आर एस बराबर आई जी आर जी, क्योंकि V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू आई इंटू आर। तो आई इस वाले तार में से प्रवाहित होने वाली धारा, और इंटू आर जी का मतलब इसका कुल प्रतिरोध। तो इसी तरह से लिखना है। अब सवाल में हमें क्या क्या दिया है एक बार देखेंगे। ठीक है, आर एस मतलब कि संट का प्रतिरोध हमको निकालना ही है, तो ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आई जी गैल्वेनोमीटर की धारा हमको 2 एम्पियर दी है, और आर एस हमको 5 ओम दिया है। ठीक,
अब हमको रेंज कितनी करनी है, 10 एम्पियर, लेकिन आई एस का मान कहीं से नहीं दिया है। तो जरा यहाँ से अगर ढंग से देखें तो हम आई एस को क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आई माइनस आई एस को लिख सकते हैं आई माइनस आई जी, है ना। तो जरा इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस बराबर आई जी इंटू आर एस। अब क्या करना है, अब हमको सिंपल से इनके मान रखने हैं। अब हमको क्या क्या दिया एक बार लिख लेते हैं, हमें दिया है I इज इक्वल टू जितनी हमको रेंज करनी होती है, तो हमें कितनी करनी है, 10 एम्पियर। ठीक है, आई जी की बात करते हैं तो आई जी का मतलब है पहले कितनी धारा प्रवाहित हो सकती थी, वो थी 2 एम्पियर। 5 ओम प्रतिरोध है, मतलब कि आर जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना दिया हमको, 5 ओम। और आर एस हमको निकालना है। जरा सबके मान हम जब रखेंगे तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आई की जगह कितना लिखना है हमको, आई की जगह 10 एम्पियर माइनस आई जी का मान को कितना रखना है, 2 एम्पियर। इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर एस, मतलब कि संट हमको निकालना है, बराबर आई जी का मतलब 2 एम्पियर और आर एस का मतलब फिर से हमको निकालना है, आर एस का मतलब हमको फिर से निकालना है। ठीक, तो अभी क्या हो सकता है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक मिस्टेक कहीं पर देखिए, हाँ यहाँ पर आर जी होना चाहिए, तो ये आर जी, तो आर जी का मतलब कितना हुआ, आर जी का मतलब 5 है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू 5 दूनी 10 बटे 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए तो 8, ये हो गया 5 बटे 4, मतलब कि 1.25, और यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 सही दिख रहा है। ठीक है, हमने बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, क्या कि यहाँ से जो धारा, वैसे तो सीधा फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला अगर हम ये सप्लाई करते तो आपको अगर प्रैक्टिस है तो ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करी कि अगर यहाँ से आई धारा जा रही है तो ये दो जगह बटेगी, पहले ये गैल्वेनोमीटर में जिसको आई जी बोलेंगे, और दूसरी दूसरी वाली है जो आई एस से जाएगी, जो संट से होकर जाएगी उसको आई एस से कहेंगे। ये कब की बात है, जब हमने संट लगा दिया, इससे पहले की कंडीशन कुछ और होगी, पूरी की पूरी धारा गैल्वेनोमीटर में जा रही होगी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हमें याद ये रखना होता है, आई का मतलब है जितनी रेंज हमें ज्ञात करनी है, आई जी का मतलब है संट लगाने से पहले जो धारा थी, आर जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और आर एस का मतलब होता है जो संट लगाना है उसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, ये थी सिंपल सी प्रोसेस, ऑब्वियसली सिंपल तो नहीं थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। अगला सवाल, द्रव्यमान एम और आर त्रिज्या की एक अंगूठी है जो अपने धुरी के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब कि इस तरह की एक अंगूठी है, इसकी त्रिज्या r है और द्रव्यमान इसका m है। ये आसानी से घूम सकती है, इस पर एक स्पर्श रेखीय रूप से स्थिर बल लगाया जाता है, इस तरह से एक बल लगाते हैं, स्पर्श रेखीय का मतलब जो त्रिज्या को, जो परिधि को स्पर्श करते हुए एक बल लगता है। तो अब ये बताइए कि t समय बाद इसका संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग क्या होगा, और कोणीय संवेग को प्रकट करते हैं हम j से। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानता, कैसे टॉ निकालते हैं, क्या ओमेगा क्या आई होता है, तो मैं इसको सीधा विमीय विश्लेषण से कर सकता था। कैसे, मुझे क्या करना है, मुझे पूछा क्या गया, कोणीय संवेग मतलब कि जे, और जे की विमा क्या होती है, एम एल टू टी की पावर -1। ये कैसे आती है, हमको पता है जे बराबर आई इंटू ओमेगा, आई का मतलब एम आर स्क्वायर, मतलब कि एम एल की पावर 2, और ओमेगा का मतलब टी की पावर -1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आती है जे की विमा। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि इनमें से किसकी विमा इस वाली विमा से मैच करती है, और आंसर आ जाएगा। कितना कमाल की बात है, देखते हैं। इसका मतलब एम का मतलब एम हुआ, आर का मतलब एल की पावर 2, और टी, ठीक है। इस वाले की अगर हम बात करें तो एफ का मतलब एम एल टी की पावर -2, आर का मतलब लंबाई है तो एल, और टी का मतलब सिर्फ टी तो टी। ठीक, इसकी बात करें तो एम एल टी की पावर -2 इंटू टी, और इसकी बात करें तो एम एल टी की पावर -2, टी का मतलब टी, और बटे में आर का मतलब एल। देखते हैं किसकी विमा, अभी इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी, ये देखो एक एम की पावर एक ही है तो सीधा एक लिख दिया, एल दो है तो स्क्वायर, और टी एक कम हो गया तो टी की पावर -1, बिल्कुल मैच मिल गई।
हो गया ये हमारा आंसर, ठीक, मैच हो गया। तो अभी हम इसको टिक कर सकते हैं अभी के लिए, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल टी की पावर -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल से एल कट गया, टी की ये पावर और कम होगी, मतलब कि टी की पावर -1। तो अभी हमको दिख रहा है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। क्या कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन चलो करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ सबको। ओह, हमारा गोला भी चला गया, कोई बात नहीं। तो देखा आपने, इसके एक मतलब एक तो सिंपल सा तरीका है, बिंदु विश्लेषण कितनी काम की चीज है, और बिंदु विश्लेषण से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमको नहीं आते, और अगर हमको राशियों की विमाएं पता है तो वो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट को लगाए। तो विभिन्न विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट हो जाता है, और कभी कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि इनमें से इनकी विमा बताइए। चलिए अब हम इसको कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं। अब हमको दिया क्या क्या गया, सबसे पहले द्रव्यमान हमको m दिया गया है, इसके बाद त्रिज्या इसकी r दी गई है, और t समय दिया गया है, इसके अलावा f बल दिया गया, और हमसे पूछा क्या गया है j। ठीक, जे के हमको फॉर्मूले पता है, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई ओमेगा। अच्छा एक बात याद रखनी ये होती है कि रेखीय संवेग में p की बात करो तो p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो काम रेखीय संवेग में द्रव्यमान करता है वही काम यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण करता है। जो काम रेखीय गति में रेखीय वेग करता है वही कोणीय गति में कोणीय वेग करता है। ठीक ऐसे ही एक और सिमिलरिटी होती है कि जो F इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं m इंटू ए, मतलब कि F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऐसे ही कोणीय वेग में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये दोनों सिमिलरिटी और होती है, मतलब कि जो काम F करता है वही कोणीय गति में टॉ करता है, जो M रेखीय गति में वही आई बात कर चुके हैं, और A एल्फा। इन दोनों का ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें। तो अभी हमें क्या चाहिए, आई ओमेगा चाहिए, ठीक है। ओमेगा की बात कर लेते हैं। ओमेगा हमको कैसे नहीं मिल सकता है, ओमेगा इज इक्वल टू हमको पता है एल्फा अपॉन एल्फा इंटू टी, एल्फा इंटू टी होता है एल्फा। अब हमको पता है कि टी दिया गया है, तो एक तो इसका एक समस्या तो सॉल्व हो गई। अभी हमको एल्फा का कुछ और करना है, तो एल्फा को हम लिख सकते हैं, एल्फा को हम यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, एल्फा इज इक्वल टू आई अपॉन टॉ अपॉन आई लिख सकते हैं, टॉ अपॉन एल्फा इज इक्वल टू टॉ अपॉन आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब टॉ हमको नहीं पता, तो टॉ इज इक्वल टू अगर हम आघूर्ण की बात करें तो एफ इंटू डी या फिर एफ इंटू डी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पिंड इस तरह से है और इस पर एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, तो इसका टॉ हो जाता है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, जिसको डी बोलते हैं, और गुणा बल। इस कंडीशन में हमारा क्या है कि इस तरह का एक वृत्त है, यहाँ पर त्रिज्या r है, और इस तरह से हम इसको धक्का मार रहे हैं, तो जो हमारी d का काम करेगा वो r करेगा, और f तो f है ही, तो इसका मतलब है टॉ को लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हम टॉ को लिख सकते हैं f इंटू आर, एफ इंटू आर अपॉन आई। जरा ओमेगा का मान यहाँ रख दें, तो j बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन टी, स्मॉल दिया है तो स्मॉल टी लिख सकते हैं, इंटू इंटू आई और इंटू ओमेगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात? हाँ, अब इसलिए यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा, और टी यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से ही लिख देता हूँ। मतलब कि जे आई तो जैसा था वैसा ही लिख दिया। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं एफ आर टी अपॉन आई, एफ आर टी अपॉन आई से हो गया आई कैंसल, और जे बराबर हमारा आ गया एफ आर टी, और ये फिर से ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब है कि हम लोग चाहे बिंदु विश्लेषण से करें चाहे कॉन्सेप्ट से करें, सवाल हमारे दोनों तरफ से हो जाते हैं, और बिंदु विश्लेषण थोड़ा सा इजी पड़ता है, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में काम कर ही जाता है। आगे बात करेंगे परमाणु विखंडन का कारण क्या होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, परमाणु विखंडन कब होता है आपको याद होगा, ये अगर नाभिक है और यहाँ पर अंदर नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सॉरी ये परमाणु है और इसके अंदर नाभिक है ना। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, ये बात हमको पता है। नाभिकीय विखंडन का कारण क्या होता है, हमको पता है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और नाभिक का साइज तो वही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर ठूसा ठूस बड़ा लगातार बढ़ते जाते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉनों में क्या होता है,
प्रोटोनों पे धनावेश होता है तो ये दूसरे एक दूसरे को धक्का लगातार मारते जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, होता क्या है कि प्रोटॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साइज उतना ही है, अभी इसमें और प्रोटॉन बढ़ गए और प्रोटॉन बढ़ गए, तो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद अब इन दोनों के बीच में ताकत इतनी ज्यादा लगने लगती है कि ये नाभिक को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और इसको ही नाभिकीय विघटन कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होगा? अपकेंद्रीय बल? बिल्कुल भी नहीं। कूलाम बल? पृष्ठ तनाव का तो कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, और श्यान बल तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, क्या? कूलाम बल, क्योंकि हमको एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं अपवर्तनांक। म्यू इज इक्वल टू 4/3 वाले पदार्थ के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 15 डिग्री है। इसका न्यूनतम विचलन का कोड, बहुत ही सा क्वेश्चन, अगर आपने प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम इसमें न्यूनतम विचलन कोड को थीटा एम से प्रकट करते हैं और इसको लिखते हैं म्यू -1 × ए। बस इतना सा इजी सा क्वेश्चन था, और बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोड, म्यू का मतलब अपवर्तनांक, ए का मतलब प्रिज्म कोड, जरा यहाँ पर मान रख देंगे। तो म्यू कितना दिया हमको? 4/3 -1, और प्रिज्म कोड 15। इसका मतलब ये हुआ 4, इसको लिख सकते हैं 4 - 3/3 गुणा 15, मतलब कि 1/3 गुणा 15, मतलब कि 5 डिग्री। तो प्रिज्म कोड हमारा 5 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। किसी परमाणु में एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों तरफ घूमता है। इस पथ की त्रिज्या स्थिर नहीं होती, बल्कि अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच होती है, अलग अलग होती है। ये सुझाव किसने दिया? अगर ये क्वेश्चन फिर से मिसलीडिंग है, एक मतलब भ्रमित करने वाला है। अगर आपने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट मिस है तो आप इसको गलत कर देंगे। हो सकता है आप कहीं रदरफोर्ड ने कहा था, हो सकता है आप कहीं बोर ने कहा था, हो सकता है डाल्टन ने या फिर समरफील्ड ने। लेकिन शुरू से समझते हैं कि कहानी क्या थी। जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कट प्रकीर्णन किया, और उन्होंने कहा कि नाभिक में जो धन आवेश सुरक्षित रहता है और इलेक्ट्रॉन का अधिकांश भाग खोखला होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में चक्कर लगाते हैं और वो कहीं भी घूम सकते हैं, ये रदरफोर्ड का कहना था। इसके जस्ट बाद जब रदरफोर्ड की इस थ्योरी को समरफील्ड ने पढ़ा तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या स्थिर नहीं होती, त्रिज्या स्थिर नहीं होती, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, उसके बीच में कहीं भी हो सकती है। तो ये सुझाव समरफील्ड के थे। एक मॉडल रदरफोर्ड का था जिसमें उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं लगातार, निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और उसके बाद बोहर आए, बोहर ने सुझाव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, उनकी त्रिज्याएं वो अपने सॉरी जब वो घूमते हैं तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। ये सुझाव बोहर का था, ये बोहर के मॉडल में था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि त्रिज्या स्थिर नहीं होती। तो ये सुझाव समरफील्ड के थे, तो ऑप्शन हमारे 4 एकदम से सही है। आगे कह रहा है एक कण 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में घूमता है। इसकी रेखीय गति v = 3t द्वारा दी जाती है, जहां t सेकंड में और v मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका कोणीय त्वरण बता दो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोणीय त्वरण हमें अल्फा निकालना है, v हमको दिया गया है और t हमको दिया गया है। v = 3t और t = 5 सेकेंड। इसको हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए थी, अल्फा और बी टी में क्या संबंध होता है। आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यदि रेखीय विस्तार गुणांक अल्फा है तो आयतन में क्या वृद्धि होगी? डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी हमको ज्ञात करना है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे। तो डेल्टा वी निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है वी गामा इंटू डेल्टा टी। तो ये हमको निकालना है। वी हम कैसे निकालेंगे? तो सिलेंडर का आयतन आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान नहीं रखना ही नहीं, क्योंकि पाई हमको दिया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आर का मान हमको दिया है 1 सेंटीमीटर और एच का मान दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। आपके लिए इजी काम मैं ये कर देता हूँ कि इसको मीटर में छोड़िए, क्योंकि आंसर हमको सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना है, तो बदलने की भी झंझट नहीं है। डेल्टा टी का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो कर ही देता हूँ।
अच्छा, बी इज इक्वल टू कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर का वर्ग एक ही रहेगा, 4 का मतलब है 4 सेंटीमीटर मतलब 4। ठीक, इसके अलावा पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसके अलावा डेल्टा टी का मतलब 100। अब हमें अब हमें एक चीज और रखनी है, वो गामा। यहाँ पर मजेदार बात बस इतनी ही थी कि हमको गामा का मान नहीं दिया है, अल्फा दिया है। हमको पता है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा ये होता है 1:2:3, मतलब कि अल्फा अगर 1 है तो गामा 3 होगा। तो ठीक है, अल्फा यहाँ पर हमें इतना दिया है, तो गामा यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। 4 × 3 × 10⁻⁻1, और बाकी जो किसी मात्रक है, मतलब कि गामा इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁻1 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बस इसका मान रखना है, मतलब कि यहाँ पर हम रख देंगे पाई गुणा 4 × 100 × 10⁻⁻1 ठीक, जरा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ, एक मिस्टेक शायद हुई है। हमने क्या करना है, त्रिज्या ए, अगर ए की बात करें तो ए हो जाएगा पाई इंटू आर की बात करें, आर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसका वर्ग करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा पाई 10⁻⁻4, मतलब कि 10 पाई गुणा 10⁻⁻4। ऐसे ही अगर हम एच की बात करेंगे तो एच आएगा 4 × 10⁻⁻2। इसको अगर हम री असाइन करते हैं, क्योंकि हमें मात्रकों का एकदम से ध्यान रखना होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल, सॉरी, डेल्टा b इज इक्वल टू ए का पाई, ए का मतलब हुआ 10 गुणा 10⁻⁻4 इंटू 4 × 10⁻⁻2, और गुणा में गामा। इसको मैं साफ कर ही देता हूँ, 10⁻⁻2 गुणा 12 × 10⁻⁻1 इंटू डेल्टा टी का मतलब 100। ठीक है, 10⁻⁻2 को 100 से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻+2 और ये -2, तो हमारे पास पाई पाई इंटू 12 का मतलब हुआ 48 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁻4। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पाई 48, पाई इंटू 48 इंटू 10⁻⁻5। ये मीटर क्यूब में आ गया। हमें क्या करना है, अगर मीटर क्यूब को हमको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो हमको क्या करना होता है, आपको पता है, जब भी हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं